नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन एजुकेशन पर। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जो रीट की टेस्ट सीरीज़ हम लोगों ने चला रखी है, उसी श्रृंखला में जो पेपर हुआ उसके सॉल्यूशन पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार का हमारा जो पेपर था, में रिवीजन हमारा जो है टेस्ट था ये। और पिछले जो 4 जो टेस्ट हुए उनके जो टॉपिक्स थे, उन्हीं के क्वेश्चंस इस बार दिए गए। तो उसमें 4 टॉपिक्स के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है उस पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन से मनोवैज्ञानिक की, देखिए क्या लिखा है, कौन से मनोवैज्ञानिक की ये विचारधारा थी कि बच्चों का संज्ञानात्मक विकास एक ऐसी सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया है जिसमें बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं। तो देखिए ये जो वर्ड्स यहाँ पर जो आ रहे हैं जिन पे हम बात करें, यहाँ पर एक शब्द आया सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया, दूसरा आया बच्चे बड़ों से तथा अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं। तो आप जानते हैं कि ये जो विचारधारा है ये वाइगोस्की की है। ये जो वाइगोस्की जो है, जिन्होंने ये शब्द यहाँ पर लिखा है अधिक अनुभवी साथी से सहायता प्राप्त करते हैं, तो आप लोग जानते हैं कि ये अधिक अनुभवी जो साथी होता है वो कहलाता है MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। और ये सहायता प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है इसके फोल्डिंग। ठीक है, तो ये MKO और इसके फोल्डिंग जो प्रक्रियाएं हैं वो वाइगोस्की के साथ में जुड़ी है। तो इसका जवाब जो है वो है वाइगोस्की। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, यानी में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए निरंतर विकास का सिद्धांत होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत भी होता है, पैटर्न की एक रूपता का सिद्धांत भी होता है, विशेष से सामान्य अनुक्रियाओं का सिद्धांत नहीं होता है। ये होता है सामान्य से विशेष की ओर अग्रसर होता है, सामान्य से विशेष की ओर। जबकि यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है विशेष से सामान्य अनुकूलता। तो यही इसका जवाब है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया। ये निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शाता है? तो आप लोग जानते हैं कि इसका जवाब क्या है, एनिमिज्म। और एनिमिज्म जो है वो होता है जनात्मवाद। एनिमिज्म को बोला जाता है जनात्मवाद या फिर जीववाद। जनात्मवाद या जीववाद। और जनात्मवाद या जीववाद का मतलब होता है कि जो बालक होता है वो निर्जीव वस्तुओं को भी क्या समझता है, सजीव समझता है। तो उसकी नज़र में टेबल, कुर्सी, पंखा ये सब क्या होते हैं, सजीव होते हैं। और ऐसा ही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब बच्चा दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है तो सड़क पर चोट मारता है, वो अपना बदला उससे लेता है पीट करके। ठीक है, तो ये एनिमिज्म हुआ। फिर आता है कि बालक के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखो विकास केवल अनुवांशिकी का परिणाम है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि विकास अनुवांशिकी और वातावरण का परिणाम होता है। फिर दूसरा लिखा कि विकास सतत प्रक्रिया नहीं है, तो विकास जो होता है वो सतत प्रक्रिया होती है। ठीक है, विकास की गति बालक और बालिकाओं में एक समान होती है, तो ये एक समान नहीं होती है बल्कि क्या होती है, भिन्न होती। फिर लिखा है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है, तो यस ये यहाँ पर सही है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर अग्रसर होता है। फिर चले आगे तो देखिए संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी क्या लिखा है, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो ये क्या होता है, ये मानसिक विकास होता है दोस्तों। पहला जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वो संवेदना से प्राप्त होता है, और संवेदना मानव मस्तिष्क की सबसे सरल क्या है, और संवेदना को ज्ञान का प्रवेश द्वार बोला जाता है। ज्ञान का क्या है, प्रवेश द्वार है, यहीं से ज्ञान की क्या होती है, प्राप्ति हो। तो संवेदना जो है वो ज्ञान की पहली सीढ़ी, मानसिक विकास होता है। फिर देखिए लिखा है कि प्रकृति पोषण विवाद में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो देखिए प्रकृति जो है उसका मतलब होता है वंशानुक्रम या अनुवांशिकता, तो ये वंशानुक्रम होता है। और जो पोषण जो है उसका मतलब होता है वातावरण।
तो अब देखिए इसमें क्या लिखा है, तो देखो आनुवंशिकी एवं वातावरण पहला ही ऑप्शन है इसका, ठीक है। फिर आता है कि कौन सा सूत्र सही है, कौन सा सूत्र सही है। तो देखिए लिखा है परिपक्वता प्लस अधिगम बराबर विकास, ये सही नहीं है। परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास, ये सही है। परिपक्वता प्लस विकास, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो सही जो सूत्र होता है वो होता है परिपक्वता गुणा अधिगम बराबर विकास। और ये सूत्र जो दिया गया है ये वुडवर्थ के द्वारा दिया गया, और इसका मतलब होता है कि एक प्राणी का जो विकास होता है वो परिपक्वता और अधिगम का गुणनफल या उत्पाद होता है। यानी परिपक्वता होगी तो अधिगम होगा, और जितना अधिगम होगा उतना क्या होगा, विकास होगा। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो देखो विद्रोह की भावना होती है, समूह को जो महत्व है वो भी होता है, और रुचियों में परिवर्तन, और ये खोखली मित्रता। तो यहाँ पर इसका जो जवाब होगा वो ये होगा दोस्तों कि यहाँ पर रुचियों में परिवर्तन और स्थिरता दोनों चीजें होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्या लिखा है, रुचियों में परिवर्तन। तो ये यहाँ पर इसका जवाब होगा। अब आया यहाँ पर, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफी बातचीत करती है। ठीक है ना, घर पर ज्यादा बात नहीं करती है लेकिन विद्यालय में काफी बातचीत करती है, दर्शाता है। तो कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं, ये बात सही यहाँ पर नहीं हो सकती। उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है, यस। इसका कारण यही है कि विद्यालय में उसके विचारों को मान्यता दी जाती है और घर पर उसके विचारों को मान्यता नहीं मिलती, इसलिए अपने विचार प्रस्तुत नहीं करती है। फिर देखिए आता है कि शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किसके लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है। यानी ये व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रश्न है, और उसमें लिखा है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित निम्नताएं, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय आदि की विधताओं पर आधारित भिन्नताएं, और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको सही जवाब देना है। तो आप जानते हैं कि दोनों ही प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं उनका शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति संवेदनशील चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही इसका जवाब होगा। फिर आता है कि यदि एक शिक्षक का यह विचार है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि लड़कियों को भिन्न प्रकार की शिक्षा देने की आवश्यकता है, मतलब लैंगिक पूर्वाग्रह की बात हो रही है, जो बेहतर पत्नी और माँ बनने में उनकी मदद कर सके। तो इस प्रकार का विचार क्या दर्शाता है, तो लड़कियों के प्रति सामाजिक अभिवृत्ति को चुनौती देता है, ये सही नहीं है। ये प्रदर्शित करता है कि शिक्षक सामाजिक दृष्टिकोण को परिवर्तित नहीं कर सकते और न ही करने की कोशिश करनी चाहिए, ये भी नहीं है। लड़कियों के लिए लाभकारी है और समाज द्वारा दी गई भूमिकाओं को बेहतर तरीके से निष्पादित करने में उनकी मदद करेगा। ठीक है, लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा देता है और लड़कियों की क्षमताओं को सीमित करता है, ये इसका सही जवाब है, क्योंकि जिस तरह का विचार ऊपर लिखा गया वो लिंग पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा है और लड़कियों की क्षमताओं को क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। फिर आता है कि व्यक्तिगत भिन्नता वंशानुगत कारकों तथा खालिस्तान के बीच जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के दो मुख्य कारक होते हैं, एक होता है वंशानुगत कारक और दूसरा होता है आपका वातावरण। तो इनके बीच में अंतर क्रिया की वजह से ही होता है, तो इसका जवाब ये। फिर आया कि अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को चाहिए, कि शिक्षक को क्या चाहिए, बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को महत्व दें, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों को लागू करें, ये नहीं होगा। शिक्षक और आकलन के समान मानक तरीके हो, ये भी है। ठीक है, बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर उनको नामित करें, ये सही नहीं है। बच्चों से बातचीत करें और उनके दृष्टिकोण को क्या दे, महत्व दे, ये होना चाहिए। अब आता है कि व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, तो व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं, देखो विचलनशीलता भी होती है और प्रतिमानता भी होती है, तो एक और दो दोनों। विचलनशीलता का मतलब है डेविएशन, तो व्यक्तिगत भेद जो होते हैं वो अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह के होते हैं। और प्रतिमानता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाएंगी, कोई भी दो व्यक्ति एक समान हो ही नहीं सकते किसी भी स्थिति में, वो प्रतिमानता है। तो दोनों चीजें इसमें होती है, एक और दो। फिर आया कि छात्र के असामान्य व्यवहारों के अध्ययन के लिए निम्नांकित में से किस प्रणाली का उपयोग सही रहेगा। देखो यहाँ पर वर्ड आया है असामान्य व्यवहार, और आप जानते हैं कि असामान्य व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए जो केस स्टडी जो मेथड होता है उसको हाँ चाहिए, और केस स्टडी जो मेथड होता है उसी में बोला है व्यक्ति इतिहास
प्रणाली या व्यक्ति इतिहास है। अब देखिए क्या आता है, रोषा शाही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, का विकास किसने किया? तो देखिए रोषा शाही धब्बा जो परीक्षण है, इसका निर्माण किया हरमन रोरशा, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में आईबीटी, यानी कि इंक ब्लॉट टेस्ट। जो किसने बनाया था? हरमन रोरशा ने 1900 और 29-21 में ये आपका बनाया गया। और इसमें क्या होते हैं? कार्ड। और कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं? 10, जिन पर अलग अलग तरह के जो कलर्स होते हैं के धब्बे लगे हुए होते हैं। फिर आया यहाँ पर मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व को किस आधार पर बांटा है? तो देखिए इसका जो वर्गीकरण है वो चिंतन और कल्पना शक्ति के आधार पर है। थॉर्नडाइक जो है उन्होंने व्यक्तित्व के प्रकार बताए। एक बताया सूक्ष्म विचारक, दूसरा स्थूल विचारक, और तीसरा जो था वो था प्रत्यक्ष विचारक। तो इनका जो ये जो क्लासिफिकेशन था, जो वर्गीकरण था, वो आधारित था किस पर? चिंतन और कल्पना शक्ति पर आधारित था। फिर देखिए जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जो जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनको बोला जाता है दोस्तों दमित इच्छा। क्या बोला जाता है? दमित इच्छाएं। और जो दमित इच्छाएं जो होती हैं वो होती हैं किसमें? इड में। और इड को हम लोग क्या बोलते हैं? अहम। तो ये दमित इच्छाओं का जो भंडार गृह होता है वो होता है ये इड, यानी कि ये इदम इदम होता है दोस्तों। ये क्या होता है? इदम। ये होता है इदम। और इदम जो होता है ये जमजात प्रकृति का होता है। और ये आनंद का जो सिद्धांत है, प्लेजर जो थ्योरी है, सुखेपसा जो सिद्धांत है, उस पर काम करता है। अब आता है कि अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। तो देखिए अंतर्मुखी जो बालक होते हैं वो सामाजिक क्रियाकलापों में कम भाग लेते हैं, सामाजिक रुचियों में कम भाग लेते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, दूसरे लोगों से मिलना जुलना इनको अच्छा नहीं लगता है। वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के लोग होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, कक्षा में मेलजोल रखता है। ये मेलजोल रखना बहिर्मुखी की विशेषता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है। ये भी बाह्य जो बहिर्मुखी है उसकी है। एकांत में रहकर सबसे कम रहकर बातचीत करने वाला होता है। यस, जैसा मैंने कहा एकांत प्रिय होता है, तो इसका जवाब ये होगा। फिर आता है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का भाग तार्किक रूप से नियंत्रित है जो कि वास्तविकता के नियम पर आधारित? देखो यहाँ पर लिखा है वास्तविकता के नियम। और वास्तविकता के नियम पर जो काम करता है वो काम करता है अहम, यानी कि ईगो। देखो एक होता है इड, और जो इड होता है वो काम करता है सुखवादी सिद्धांत पर। सुखवादी सिद्धांत पर काम करता है। दूसरा होता है आपका ईगो, यानी कि अहम, जो काम करता है वास्तविकता के सिद्धांत पर। और तीसरा होता है सुपर ईगो। और सुपर ईगो जो काम करता है वो काम करता है आदर्शवादी सिद्धांत पर। इसका सिद्धांत कौन सा होता है? आदर्शवादी सिद्धांत। तो आप पूछा वास्तविकता के नियम पर, तो अहम होगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री का प्रयोग? तो देखो प्रासंगिक अंतर्बोध जो परीक्षण होता है, टीएटी जो होता है, इस टीएटी का निर्माण किया किसने? मॉर्गन एवं मुरे ने। निर्माण किसने किया? मॉर्गन एवं मुरे ने। और उसमें क्या होते हैं? कार्ड। और जो कार्ड होते हैं वो टोटल होते हैं 30+1। अब ये जो 30 कार्ड होते हैं इन पर मानव चित्र चित्रित होते हैं, यानी चित्र इस पर छपे हुए होते हैं। तो यहाँ पर लिख रखा है कि कैसी सामग्री होती है, तो चित्र होते हैं। फिर आता है कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्तित्व है। तो देखो आलपोर्ट की जो परिभाषा है उसमें कहा गया कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोशारीरिक या मनोदेहिक, यहाँ पे शब्द होता है मनोशारीरिक या मनोदेहिक विशेषताओं का वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है। वह आंतरिक गत्यात्मक संगठन है। ये इसकी परिभाषा के वर्ड्स थे। तो आप देखो इसमें कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। तो देखो जो वातावरण के साथ में क्या करवाता है, उसका अपूर्व समायोजन करवा। कौन सा समायोजन? अपूर्व समायोजन करवाता। तो वर्ड्स देखे तो देखो अपूर्व समायोजन भी आ रहा है, गत्यात्मक संगठन भी आ रहा है, और संगठित मनोदैहिक तंत्र भी आ रहा है। तो ये सभी जो शब्द थे इसकी परिभाषा में इंक्लूड।
अब देखिए आता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, इनको मैच करवाना है। तो देखिए एक तत्व का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था बीने और टर्मन ने। बहुतंत्र का जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक का, समूह तत्व थ्रस्टन का है और त्रिआयामी गिलफोर्ड का है। तो देखो ये इसी सीक्वेंस में है, तो 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 और 4, तो आपका ये था इसका राइट आंसर। फिर देखो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, देखो दो प्रकार की बुद्धि होती है, एक होती है अंतर्व्यक्तिक और दूसरी होती है अंतराव्यक्तिक। अब जो अंतर्व्यक्तिक जो बुद्धि होती है, ये जो है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, ये होती है कि दूसरों के मनोभावों को जानना, और अंतराव्यक्तिक होता है अपने मनोभावों को जानना। तो यहाँ पे पूछा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है, तो स्वयं की क्षमताओं कमजोरियों को पहचानना, ये अंतराव्यक्तिक होगी। दूसरों को विपरीत करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, ये दूसरे लोगों को जानना, ये होता है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। फिर आया कि बुद्धि के क्रियात्मक परीक्षण उपयोगी होते हैं। क्रियात्मक परीक्षण का मतलब होता है निष्पादन परीक्षण, में काम करवाया जाए और काम करवा करके पता लगाया जाए, वो निष्पादन परीक्षण। तो ये बालकों के लिए भी होते हैं, गूंगे बहरों के लिए भी होते हैं, निक्षरों के लिए होते हैं, सभी के लिए होते हैं। तो ये सभी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फिर आता है पास एलोंग टेस्ट का विकास किसने किया। तो देखिए पास एलोंग जो टेस्ट होता है वो आपका एक क्रियात्मक परीक्षण है, ये एक क्रियात्मक परीक्षण, और ये क्रियात्मक परीक्षण बनाया गया था अलेक्जेंडर पास के द्वारा। अलेक्जेंडर पास ने ये टेस्ट बनाया था। तो इसका नाम देख लेंगे हम लोग यहाँ पर। तो देखो क्या लिखा है, WP अलेक्जेंडर। तो अलेक्जेंडर के द्वारा बनाया गया। फिर आया कि निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों के दुरुपयोग का संकेत है। तो देखो क्या लिखा है कि उन्नति के लिए मापन में सहायक है, ये तो का दुरुपयोग नहीं है। बुद्धि लब्धि का लेवल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, यस ये इसका दुरुपयोग है। यानी वो इंटेलिजेंस से टेस्ट करके बच्चों पर लेबल लगा देते हैं कि तो कमजोर है, पढ़ ही नहीं सकते। तो इसका जो ये है वो इसका दुरुपयोग होता है। ठीक है। फिर आता कि भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग है। तो आप जानते हैं भावात्मक बुद्धि का मतलब है इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस। और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ये दिया गया डेनियल गोलमैन के द्वारा, डॉक्टर डेनियल गोलमैन के द्वारा दिया गया। और ये अपने और दूसरों के भावों को समझने से संबंधित होता है। तो देखियो क्या लिखा है इसमें, अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, यस, अपनी भावों को व्यवस्थित करना, दूसरों की भावनाओं को पहचानना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब है। फिर लिखा है कि रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि, यानी IQ कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। ठीक है। फिर लिखा है कि रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। रमेश जो है वो अंकित से 2 वर्ष छोटा है। अंकित की आयु 12 वर्ष है, यानी अंकित 12 वर्ष का है, तो इसका मतलब रमेश उससे 2 वर्ष छोटा है। देखा है ना कि रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है, तो रमेश कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का है। तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी, तो देखो फार्मूला होता है कि IQ = MA/CA इंटू कितना 100। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर इधर IQ कितना दे रखा है 120, 120 गुणा कितना दे रखा है, CA कितना दे रखा है 10 दे रखा है। और इधर दूसरी तरफ जो है वो है हमारे पास MA/100, MA/100। MA कितना हो जाएगा आपका 120 गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा 100। तो ये कितना आ गया 12। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया 12 वर्ष। अब देखिए इधर लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सही है। तो लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, सही नहीं है। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती है, सही नहीं है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है, यस ये सही है। ठीक है। अब ये भी आपका गलत है, तो सही क्या है कि बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान हो सकता है, लड़के भी बुद्धिमान हो सकते हैं, लड़कियां भी बुद्धिमान हो सकती हैं। तो ये था हमारा पेपर जो हमने लिया, उसके सारे जो सॉल्यूशंस थे उन पर हमने बात करी। ओके, थैंक यू।